डियर स्टूडेंट, चैप्टर का नाम नियंत्रण कंट्रोलिंग। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है नियंत्रण के साधन एवं तकनीकें, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये टॉपिक है नियंत्रण के साधन एवं तकनीकें, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नियंत्रण के साधन एवं तकनीकें कौन कौन सी हो सकती है। सामान्यतः नियंत्रण में निम्नलिखित प्रमुख टूल्स या टेक्निक्स प्रयुक्त की जाती है। उसमें सबसे पहला है अवलोकन या निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। कर्मचारी के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके यानी ऑब्जर्वेशन करके तथा कर्मचारियों के से प्रत्यक्ष डायरेक्ट संबंध स्थापित करके उनके कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट जो है नियंत्रण के साधन, उनमें अवलोकन या निरीक्षण, डायरेक्ट संबंध स्थापित करके कर्मचारियों कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके तथा उनके कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके उनके कार्यों का नियंत्रण यानी कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड है नियंत्रण के साधन एवं तकनीकों में सेकेंड जो बिंदु है वह है उदाहरण यानी एग्जाम्पल। इसके अंदर कहने से करना भला, कहने से करना भला। एक अधिकारी को जो अपने अधीनस्थ के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहता है उसे अपने अधीनस्थ के समक्ष अपने कार्यों एवं व्यवहारों का एक जीता जागता एग्जाम्पल यानी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ये उदाहरण यानी एग्जाम्पल ही अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स के लिए एक आदर्श बन जाता है, जिसकी प्राप्ति के लिए सभी अधीनस्थ यानी जो कर्मचारी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी प्राप्ति के प्रयास कर सकते हैं। आगे इसमें यह है कि यदि एक अधिकारी अपने कर्मचारी को समय का पाबंद बनाना चाहता है तो अधिकारी को सर्वप्रथम स्वयं समय का पाबंद होना चाहिए। सिंपल सी बात है, यदि अधिकारी अपने कर्मचारी को समय का पाबंद बनाना चाहता है, जिन्हें टाइम का जो पाबंद पंचुअलिटी चाहता है, तो अधिकारी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्वयं को समय का पाबंद होना चाहिए। फिर थर्ड है नीतियाँ, पॉलिसी। इसके अंतर्गत नीतियों में समय सामान्यतः विवरण का एक मार्गदर्शन सिद्धांत है। नीति क्या होती है, नीतियाँ वे सामान्य विवरण का एक एवं मार्गदर्शन सिद्धांत है जो एक संस्था द्वारा अपने दैनिक कार्यों के निष्पादन में मार्गदर्शक तत्वों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ओके, नीतियाँ क्या होती है, पॉलिसीज़ क्या होती है, नीतियाँ वे सामान्य विवरण एवं मार्गदर्शन सिद्धांत है जो एक संस्था द्वारा अपने दैनिक कार्यों यानी जो डेली जो वर्क होते हैं के कार्य के निष्पादन में मार्गदर्शक तत्वों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। नीतियों के आधारभूत लक्षण यही है कि वे भावी कार्यों के नियंत्रण का आधार होती है, इसलिए उन्हें भी नियंत्रण का एक साधन माना जाता है। तो इस प्रकार पॉलिसी, नीतियाँ ये भी क्या है, नियंत्रण के साधन एक तकनीक के रूप में ये भी एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब है फोर्थ अभिलेख या प्रतिवेदन, रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स। ये भी नियंत्रण करने का एक क्या है, एक तकनीकी है या एक साधन के रूप में है। तो यहाँ भी इसमें क्या होता है, अभिलेखों यानी रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स, अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों को भी परिणामों के माप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इनमें और योजनाओं के बीच तुलना की जाती है यानी कंपेयर किया जाता है। अभिलेख एवं प्रतिवेदन का नियंत्रण के अच्छे साधन के रूप में प्रयोग करना तभी संभव हो सकता है जब वे सरल हो। यदि अभिलेख या प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स जटिल है और उनको आसानी से समझना कठिन है तो नियंत्रण के लिए उन्हें प्रयुक्त करना कठिन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट नियंत्रण के साधन के रूप में चार्ट्स एंड मैनुअल्स। संगठन के चार्ट्स अधीनस्थ अधिकारियों एवं प्रबंधकों को संगठन ढांचा का स्पष्ट रूप से चित्र प्रस्तुत करते हैं। ओके, चार्ट्स एवं मैनुअल्स क्या करते हैं, संगठन के चार्ट्स अधिकारियों एवं प्रबंधकों को संगठन ढांचे का
स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये चार्ट आपसी संबंधों एवं कार्य समूह को भी स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार मैनुअल्स भी नियंत्रण के एक साधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लिखित निर्देश। अधीनस्थों यानी सबऑर्डिनेट्स के कार्यों को नियंत्रण के लिए लिखित निर्देश भी प्रयोग में लिए जा सकते हैं। सभी लिखित निर्देश पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए। निर्देशों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। तो ये देखने वाली बात है। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट विश्लेषण। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस प्रबंधकों के लिए नियंत्रण करने का एक अन्य साधन ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट तथा विश्लेषण है। अब इसके में क्या होता है, इसका महत्व इसलिए है कि ये उत्पादकों की विभिन्न मात्राओं एवं लागतों में संबंध बताता है, मूल्य निर्धारित करता है तथा बिक्री की मात्रा एवं लाभों के संबंध में दर्शित भी करता है। यानी BEP क्या है, ये बताता है कि कुल लागत को पूरा करने के लिए किसी वस्तु विशेष की कुल कितनी मात्रा बेची जानी चाहिए। यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है, ये बताता है कि कुल लागत को पूरा करने के लिए किसी वस्तु विशेष की कुल कितनी मात्रा बेची जानी चाहिए। यदि इस निश्चित मात्रा से अधिक विक्रय होता है तो संस्था को लाभ होता है। इस प्रकार इस चार्ट से संस्था के उत्पादन एवं विक्रय क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करना सरल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है बजट। संस्था का बजट नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। संस्था का बजट नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। ओके, इसके अंतर्गत बजट ऐसी योजना है जिसमें किसी निश्चित भावी अवधि में की जाने वाली क्रियाओं की योजनाओं को विभिन्न समूहों में प्रस्तुत किया जाता है। जो डाटा है उसमें प्रस्तुत किया जाता है। इसी के अधिकारियों के दायित्व भी निर्धारित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस। ये भी क्या है, अनुपात विश्लेषण समूहों या डाटा के आधार पर नियंत्रण करने की एक तकनीक है। इस तकनीक में संस्था के विभिन्न विवरणों जैसे विशेष वित्तीय विवरणों एवं लेखों से प्राप्त समूहों यानी डाटा के बीच पाए जाने वाले संबंधों को परिणामात्मक रूप से अभियुक्त किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इसमें प्रत्येक संस्था में चालू अनुपात यानी करंट रेशियो, तरलता अनुपात यानी लिक्विड रेशियो, इसके अलावा अर्निंग पर शेयर रेशियो, प्रति अंश आय आदि याद किए जाते हैं। नेक्स्ट है परमाप लागत लेखांकन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लागत नियंत्रण के लिए परमाप लागत लेखांकन एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें श्रम, कच्चे माल, उपरिव्यय यानी ओवरहेड एक्सपेंसेस इत्यादि सभी के परमाप पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। इसके बाद में इन प्रमाणित लागतों को वास्तविक लागतों की तुलना करके उनके विचलनों को ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा विचलनों को ज्ञात करने के साथ ही इन विचलनों को यानी जो अंतर है उनको कार्य को ज्ञात किया जाता है तथा उचित कार्रवाई करके प्रबंधक इन विचलनों को दूर करने का क्या करता है, उपाय भी करता है। नेक्स्ट है आंतरिक या परिचालन अंकेक्षण इंटरनल या ऑपरेशनल ऑडिट। इसका मतलब ये है कि संस्था के अपने ही अधिकारियों की सहायता से संस्था के कार्यों एवं लेखों का निरंतर रूप से अंकेक्षण करवाना यानी ऑडिट करवाना इंटरनल परिचालन अंकेक्षण कहलाता है। क्या होता है इसमें, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, संस्था अपने ही अधिकारियों की सहायता से संस्था के कार्यकलापों एवं लेखों का निरंतर रूप से ऑडिट यानी अंकेक्षण करवाना आंतरिक या परिचालन अंकेक्षण कहलाता है। इसमें संस्था के दैनिक कार्यों का ही नहीं लेखों का भी भीतर, ठीक है, दैनिक कार्य ही नहीं आते जबकि लेखों का भी नियंत्रण अंकेक्षण किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें सांख्यिकी तकनीक। इसके अंतर्गत
नियंत्रण की कुछ सांख्यिकी तकनीकें भी इनका इसका प्रबंधक उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रभाव विश्लेषण या सहसंबंध या चित्र या लेखा चित्र इत्यादि प्रमुख सांख्यिकी तकनीकें हैं जिनका नियंत्रण में उपयोग किया जा सकता है। इन तकनीकों का उपयोग पर उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण के अलावा किस्म नियंत्रण आदि में अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन तकनीकों का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्राय उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण, किस्म नियंत्रण आदि में अधिक किया जा सकता है। फिर लास्ट है गणितीय तकनीकें, मैथमेटिकल टेक्निक्स। अब इसके लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, नियंत्रण के लिए आधुनिक समय में अनेक गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जा चुका है। इसमें क्या होता है, PERT या CPM, ठीक है, CPM या रेखीय कार्यक्रम या सिम्युलेशन, रेखा या कतार विस्तार इत्यादि गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। क्या क्या किया जाता है इसमें मुख्य रूप से PERT या CPM, रेखीय कार्यक्रमण या सिम्युलेशन, रेखा या कतार सिद्धांत इत्यादि। इनमें कुछ और महत्वपूर्ण तकनीक का विवरण नियोजन एवं निर्णय का भी किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि गणितीय तकनीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आधुनिक जो नियंत्रण की जो तकनीकी है, उनमें सबसे आधुनिक तकनीकें जो है वो है, आधुनिक जो टूल्स या हम ये कह सकते हैं साधन है, उसमें सबसे गणितीय तकनीकें है। अब उसमें क्या क्या होता है, इसमें PERT या CPM या रेखीय कार्यक्रमण, सिम्युलेशन या रेखा या कतार सिद्धांत इत्यादि इसमें शामिल है। तो इस पर हमने जाना नियंत्रण के साधन में तकनीकी कौन कौन सी हो सकती है, 1 से लेकर 14 है, उनके बारे में हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। थैंक यू।